तो शुरू करते हैं फिर। हमारे आज का टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा ऊर्जा का ही एक रूप है। हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। क्योंकि ऊर्जा का अर्थ क्या है, कार्य करने की क्षमता, और स्थितिज का अर्थ हुआ कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा है वह क्या है, उसकी स्थितिज ऊर्जा। और पूरी परिभाषा दें तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे उसकी स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब आखिर कहां पर ये हमने ऐसी घटनाएं देख सकते हैं? देखिए, स्थितिज ऊर्जा अब हम विभिन्न रूप से अपने व्यवहारिक जीवन में बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं स्थितिज ऊर्जा का। आप कभी पेन देखना, आप पेन में वो जो डॉट वाले पेन होते हैं उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। आप उसको क्लिक करते हैं तो जेटर बाहर आ जाती है। जैसे एक बार दबाते हैं वो स्प्रिंग रिलीज हो जाती है और वो क्या हो जाती है, पीछे चली जाती है। तो काफी अच्छा इस्तेमाल है। आपने बंदूकों के बारे में पढ़ा होगा, जो बंदूकों में जो इतनी तेजी से गोली निकलती है कि आप हाथ से किसी गोली को पकड़ के बहुत जोर से फेंकेंगे तो भी वो इतनी दूर तक नहीं जाएगी जितना बंदूक में डाली हुई या किसी पिस्टल में डाली हुई गोली को अगर ट्रिगर दबा दिया जाए तो वो दूर तक जाती है। तो वहां पर भी क्या है, स्प्रिंग ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कह रहे होंगे सर आप तो नई नई बातें बता रहे हैं, कि आप पिस्तौल की बात कर रहे हैं, पुराने समय में क्या यूज नहीं होता था? बिल्कुल होता था पुराने समय पे यूज। पुराने समय पे आप देखेंगे तो तीर कमान का यूज किया जाता था। तीर कमान में क्या होता था, जो हमारा कमान होती थी, जो धनुष होता था, उस धनुष में जो डोरी होती थी, जब उसमें तीर को लगा के खींचा जाता था तो वह क्या होती थी, उस तीर के अंदर एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती थी। खींच रहे हैं ताकत लगा के, और जैसे ही हमने छोड़ा तीर क्या चले जाता था, बहुत दूर चले जाता था। आप तीर को हाथ से उठा करके ऐसे फेंकेंगे वो उतनी दूर नहीं जाने वाला, उसके अंदर उतनी पावर नहीं होगी जितना कि उस धनुष के डोरी पर यदि तीर को लगा करके खींच करके जो उसके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वह ऊर्जा कौन सी होती है, वह भी स्थितिज ऊर्जा ही होती है। तो दो रूपों में तो हमने इसको बता दिया। अब इसके अलावा और क्या हो सकता है? ये तो हमने शस्त्रों की बात करी, क्या इसका व्यवहारिक जीवन में उपयोग है? बिल्कुल है। इस स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके हम क्या करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा के द्वारा पानी को यदि एक ऊंचाई पर एकत्र कर दिया जाए और वहां से, जैसे डैम्स जो होते हैं हमारे, जहां पर हम जल विद्युत परियोजनाएं जितनी हैं उन सब में पानी को एक ऊंचाई पर स्टोर कर दिया जाता है, वहां से पानी को नीचे गिराया जाता है। तो पहले पानी को ऊंचाई पर ले जाकर के जब स्टोर करते हैं तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। और जब वो वहां से रिलीज होता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वही क्या होती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम यहां पर स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे? हमने कहा मान लेते हैं कोई एक वस्तु है, ये क्षैतिज है, यहां पर एक वस्तु पड़ी हुई थी, इसका द्रव्यमान था मान लेते हैं m, तो इसके अंदर कोई भी ऊर्जा नहीं थी, चुपचाप पड़ी हुई है। हमने इसको उठाया और उठा करके यहां से धीरे 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 ऊपर ले जा करके और क्या कर दिया, इतनी ऊंचाई पर इसे खड़ा कर दिया यहां पर। अब इसकी यहां से लेकर के यहां तक की इसकी उसकी ऊंचाई है, मान लेते वो ऊंचाई कितनी है, h। तो पहली बात यह आई कि हमने कितना बल लगाया होगा, क्योंकि इस वस्तु को पृथ्वी जो खींच रही होगी इसके भार बल के कारण खींच रही होगी, और भार बल किसके बराबर होता है, W बराबर mg। तो हमने कहा इस वस्तु पर नीचे की ओर कितना भार काम कर रहा होगा, हम लिखेंगे W बराबर mg। तो यदि हमें इस वस्तु को ऊपर उठाना है तो हमें इतना ही बल विपरीत दिशा में लगाना पड़ेगा। तो हमने इतना W बराबर mg बल ऊपर की ओर लगाया, F बराबर mg, इतना बल किधर लगाया, ऊपर की ओर लगाया, और इसे पृथ्वी से उठा करके h ऊंचाई ऊपर लगे। तो हमने क्या करा, कुछ कार्य किया है ना। तो कार्य किसके बराबर होना चाहिए, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो हम लिखते हैं इस स्थिति में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या हो जाएगा, बल गुणा साथ में क्या आ जाएगा, विस्थापन, यानी कि F गुणा आप D कह लीजिए, FD। यहां F बराबर किसके है, mg के, और D बराबर किसके है, h के। तो इन दोनों वैल्यूज को यहां पर रख लेंगे तो किया गया कार्य बराबर किसके बराबर आ जाएगा, m गुणा g, और d का मान क्या है, h, यानी कि mg h के बराबर आ गया। तो कार्य mg h के बराबर आ गया। हमने इस वस्तु पर कार्य करा और इस पर कार्य करके हमने इसको यहां तक ले गए।
तो अब कार्य किसने किया? हमने करा, तो हमारे अंदर से ऊर्जा निकल गई। क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ कि आपने कुछ कार्य करा और आपकी शारीरिक ऊर्जा कम हो गई हो? आप कहेंगे कि नहीं, हमें तो अभी कभी ऐसा महसूस नहीं होता। तो एक काम करिए, आप एक ईंटों का कोई एक ढेर हो, आप एक एक ईंट उठा करके पहली मंजिल से दूसरी मंजिल पर ले जाएं। एक ईंट ले जाओगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ज्यादा आपको लगेगा महसूस नहीं। जहां 10, 15, 20, 50, जहां 100 ईंटें आप ले गए, आपका शरीर थक कर चूर हो जाएगा। आप सोचोगे थोड़ा सा आराम कर लें, कुछ खाना खाने को मिल जाए, कुछ अच्छी चीजें खाने को मिल जाए, तो दोबारा से क्या हो जाए, एनर्जी आ जाए। इसका अर्थ हुआ कि जब आप कार्य करते हैं तो आप जो वस्तु कार्य करती है, जैसे यहां आप कार्य कर रहे हैं, तो आपकी ऊर्जा कम होगी, और जिस वस्तु पर आप कार्य कर रहे हैं उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो आपको लग रहा होगा कि यह तो आपको समझ में आ गया कि 100 ईंटें आपने उठाई और कहां पहुंचा दी, छत पे पहुंचा दी, तो आपकी ऊर्जा क्या हो गई, कम। इतना तो आपको महसूस हो जाएगा। पर अभी आपको यह समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है कि ईंटों के अंदर आपकी ऊर्जा संचित हो गई। इसको कैसे समझेंगे? हमने कहा कि आपने इतनी ईंट को h ऊंचाई ले जाकर के आपने उसे वहां पर खड़ा कर दिया। अब यदि इस ईंट के अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती, तो यदि मैं इसे छोड़ दूं तो यह यहीं पर बनी रहनी चाहिए थी। लेकिन जैसे छोड़ूंगा ये क्या होगी, नीचे की ओर गति करेगी, इधर की ओर आनी शुरू होगी, और जब ये जमीन से टकराएगी तो क्या होगा, जमीन पर यदि कोई दूसरी चीज पड़ी हो, मान लेते हैं कोई आपने सेब ही रख दो, तो क्या होगा, जैसे सेब से ये ईंट टकराएगी, सेब के छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। आप अखरोट रख दीजिए, अखरोट फूट जाएगा। तो क्या सेब को फोड़ने के लिए, अखरोट को फोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती? बिल्कुल होती है। आप हथौड़ी मार के, पत्थर मार के तब कहीं जाकर के आप अखरोट फोड़ते हैं, तो आपको ऊर्जा चाहिए। वही ऊर्जा किसके अंदर आ गई थी, अब ईंट के अंदर आ गई, तभी तो उसने उस अखरोट को फोड़ दिया या सेब को फोड़ दिया। तो इसका अर्थ है कि उसके अंदर ऊर्जा कहां से आई? उसके अंदर ऊर्जा आई जो आपने उस काम, ईंट को जमीन से उठा करके h ऊंचाई ऊपर ले गए, तो आपने जितनी ऊर्जा खर्च करी वे सारी ऊर्जा इसके अंदर संचित हो गई थी, इकट्ठी हो गई थी। आपकी ऊर्जा ट्रांसफर हो गई ईंट के भीतर, और जब ईंट को वहां से छोड़ा तो उसकी ऊर्जा फिर से जमीन पर आई। जिस जगह पर गिरेगी वहां पर क्या होगी, उस स्थान को अपनी ऊर्जा दे देगी। आप कहोगे जमीन को तो ऊर्जा हमें पता ही नहीं चलता कैसे? तो जब वो टकराएगी जमीन पे तो वहां पर क्या होता है, और कुछ नहीं होगा। तो यदि जमीन सिंपल है, वहां पे कोई वस्तु नहीं रखी है, तो जमीन से टकराएगी तो क्या होती है, कुछ चिंगारियां उत्पन्न होती है, कुछ बड़ी जोर से आवाज आती है। तो अब इस ईंट की ऊर्जा परिवर्तित हो गई। यदि चिंगारी निकली तो प्रकाश ऊर्जा में, चिंगारियों में ऊष्मा होती है, गर्म होती है चिंगारियां, तो ऊष्मीय ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, क्योंकि चिंगारी से प्रकाश भी निकलता है, और साथ में आप जानते हो आवाज भी आती है धड़ाम से, तो वो ध्वनि में भी परिवर्तित हो रही है। तो हमारे द्वारा ऊर्जा किसमें ट्रांसफर हुई, ईंट में। पर ईंट को ऊपर से छोड़ दिया नीचे, वो जमीन पर टकराई, तो उसकी ऊर्जा किसमें परिवर्तित होगी, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, या ध्वनि ऊर्जा में मुख्यतः। तो इस प्रकार से ये ऊर्जा का क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो मुझे लग रहा है अब आपको स्थितिज ऊर्जा समझ में आ गई होगी। तो स्थितिज ऊर्जा जिसे हम कार्य कह रहे हैं, कार्य बराबर mgh, और यही कार्य हम जानते हैं ऊर्जा के रूप में होता है। तो इसको हम लिखते हैं, यदि E से रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल एनर्जी है तो EPE ऐसे लिख देते हैं इसे, या इसे बहुत सी जगह पर U से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और ये बराबर हमारा आएगा mgh। ये किसका सूत्र आ गया, ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमारे पास आ गया है। तो मुझे लगता है काफी आसान है, डेरिवेशन में आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई होगी, कि सीधे हम जानते हैं h ऊंचाई तक ले गए तो विस्थापन कितना हो गया h, तो d की जगह क्या लिख लिया h। कितना बल लगाया, जमीन बल लगा दी थी mg, इतना ही बल कम से कम हमें चाहिए होगा इसको ऊपर उठाने के लिए, तो बल का मान mg ले लिया हमने, तो F बराबर mg मान रखा, तो ये हमारा स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हमें प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से स्थिति ऊर्जा को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला हमारा आता है ऊर्जा का रूपांतरण। अगला टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। क्या एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है?
अभी हमने एग्जाम्पल में देखा कि ईंट को आपने ऊपर से छोड़ा तो नीचे आए, तो नीचे हो सकता है उससे कुछ चिंगारियां निकली, तो चिंगारियों से प्रकाश भी उत्पन्न होगा, तो प्रकाश ऊर्जा होगी। चिंगारियों में कुछ ऊष्मा भी होगी, वो हाथ पे लगे तो कुछ हल्का सा गर्माहट भी महसूस होगी, तो यानी कि हीट एनर्जी है। और क्योंकि आवाज तो उत्पन्न हुई है, इसलिए इसका अर्थ है साउंड एनर्जी, यानी कि ध्वनि ऊर्जा भी उत्पन्न हो गई। तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। उससे पहले क्या हुआ था, हमने ताकत लगा करके ईंट को जमीन से यहां तक ले गए थे, तो हमारी शारीरिक ऊर्जा परिवर्तित हो गई थी किसके रूप में, इस ईंट के ऊपर स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्योंकि यहां पर जब इस ईंट को रखते हैं तो क्षैतिज से यह इतनी ऊंचाई पर होने के कारण इसमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और ये ऊर्जा बिल्कुल वैसी ही है जैसे हमने आपको धनुष का उदाहरण दिया। धनुष में यदि तीर को लगा के खींच दिया जाए, एक सेकंड के लिए यदि रोक दें, तो अब तीर के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, स्थिति ऊर्जा संचित हो जाती है। इसी प्रकार स्प्रिंग को दबाने से या स्प्रिंग को खींच कर रखने से उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होती है उस क्षण होती है स्थितिज ऊर्जा। तो अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण निश्चित रूप से होता है, और सबसे मजे की बात, यदि ये ऊर्जा का रूपांतरण न होता तो शायद हमारे लिए जीना भी मुश्किल हो जाता, मनुष्य जीवित भी नहीं रह पाता। आपको लग रहा होगा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारे जो कह सकते हैं हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो परम स्रोत है, जो मुख्य स्रोत है, वह स्रोत है सूर्य। और सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वही विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती है। आपने देखा होगा कि पहाड़ों से जब जल है, जब वो जल नीचे की तरफ बहता है तो उसके कारण जल में क्या उत्पन्न होती है, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वह जल बह करके कहां जा रहा है, समुद्रों में जा रहा है। समुद्रों में सूर्य ही क्या करता है, उस ऊष्मा को वाष्पित करता है। वह ऊष्मा जो होती है सूर्य के प्रकाश में, वह उस जल को वाष्पित करती है। वाष्पन के कारण क्या होती है, वह ऊपर जाकर के बादलों का रूप लेती है, और वह बादल क्या होते हैं, फिर से सर्कुलेट होकर के पहाड़ों पर जाकर के या अन्य स्थानों पर बारिश करते हैं। वो बारिश फिर से घूम करके वहां जा रही है, तो एक चक्र बन रहा है। तो ये जल के बारे में समझ में आ गया। अब आप करोगे पवन कैसे चलती है, पवन की ऊर्जा कहां से है? पवन के अंदर भी यही ऊर्जा है। जब सूर्य जिन जगहों पर, जैसे भूमध्य रेखा पर सूर्य क्या होता है, गर्मी ज्यादा होती है, तो वहां का स्थान क्या होता है, ताप बढ़ जाता है। वहां का ताप बढ़ गया और ध्रुवों का तापमान क्या है, कम। तो आप जानते हैं जहां पर यदि उस क्षेत्र का भूमध्य रेखा का ताप ज्यादा है तो वहां पर वायु जो भूमि के संपर्क में होगी वो गर्म हो जाएगी। गर्म वस्तुएं ठंडी वस्तुओं से हल्की होती हैं, तो वहां की हवा ऊपर उठती है, उसका स्थान उसके अगल बगल की ठंडी वायु ले लेती है। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता है। तो परम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, हमने कहा सूर्य है। अब सूर्य की ऊर्जा ही रूपांतरित हो रही है। चलिए अब थोड़ा और नए रूप में समझते हैं। हमने कहा ये मनुष्य के लिए कैसे जीवनदायक है। हम सूर्य की ऊर्जा से ही क्या होते हैं, पेड़ पौधे क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। और आप उन्हीं का इस्तेमाल करके, उन्हीं पेड़ पौधों से जो उसके फल फूल होते हैं, जड़ें होती हैं, जो भी कुछ होती हैं, आप उन्हीं का इस्तेमाल करके अपने भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। और आप जब भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हीं भोजन की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपकी शारीरिक ऊर्जा में आपको प्राप्त होती है। तो ये ऊर्जा का लगातार क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। तो एक तो यह रूप है। दूसरा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम हथौड़े की चोट मार करके अपनी शारीरिक ऊर्जा से क्या उत्पन्न कर सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। किस प्रकार दो पत्थरों को टकराने से प्रकाश ऊर्जा और साथ में हम कह सकते हैं ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। प्रारंभिक शुरुआत में जो प्राचीन काल का, पाषाण काल का जो मानव था, उसने पत्थरों को टकरा करके ही क्या करता था, अग्नि को उत्पन्न करता था। तो वहां भी क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। इसके अलावा आप सबसे आसान तरीका है, आप बिजली को दीजिए। बिजली का एक स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। बिजली के एक स्विच को करें तो पंखा चलने लग जाता है। बिजली के ही द्वारा हम हीटर से ऊष्मा उत्पन्न कर देते हैं। ये सब क्या है, ऊर्जा के रूपांतरण है। अब आप सोचिए यदि ऊष्मा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण न होता तो सूर्य की ऊष्मा आ तो रही है, लेकिन न उससे गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती, न उससे स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती, न उससे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे ही अपने भोजन उत्पन्न कर पाते, बना पाते। तो फिर किस प्रकार से हमारा जीवन चलता, आप इस बारे में सोच सकते हैं। तो फिलहाल हमने यहां पर ऊर्जा के रूपांतरण को समझा। अब यहां पर एक और बात हमारी आती है कि जब किसी पत्थर को इस ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो इसमें भी ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है। देखिए मैंने कहा यहां पर एक पत्थर है, ये स्थिर अवस्था में, इस पर वेग क्या है, v0। यदि v0 है तो इसका मतलब गति ऊर्जा का मान जो 1/2 mv² होता है वो क्या होगा, 0 होगा। क्योंकि वेग 0 है इसलिए गति ऊर्जा 0 हो गई। जब इस पत्थर को यहां से, इस जमीन से इसकी ऊंचाई पर देखें, यहां से यहां तक की ऊंचाई यदि h है, तो इसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होती है
वो u बराबर किसकी होगी, mgh की होती है। तो गतिज ऊर्जा इस स्थिति पर गतिज ऊर्जा क्या होगी, शून्य, और स्थितिज ऊर्जा होगी mgh। अब इस पत्थर को मैंने यहां से छोड़ा, जब पत्थर यहां से नीचे धीरे धीरे आएगा तो क्या होगा, इसकी क्षैतिज तल से ऊंचाई कम होगी। हम यहां देख रहे हैं u सीधे ही एक बात पर h से अनुक्रमणोपाती है, u अनुक्रमणोपाती है h के, यानी कि जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये हमने ये लिखी है स्थितिज ऊर्जा u, वो अनुक्रमणोपाती होती है किसके, h के, और साथ में u अनुक्रमणोपाती होती है हमने कहा किसके, m के भी। तो m तो खैर कांस्टेंट है, लेकिन h के अनुक्रमणोपाती का अर्थ है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ाओगे वैसे वैसे इस पत्थर की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो u अनुक्रमणोपाती h के, जब पत्थर नीचे आता है तो ऊंचाई क्या हो रही है, घट रही है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो रही है, कम हो रही है। स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आ रहा है इसका वेग बढ़ता चले जाएगा। जब वेग बढ़ेगा तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगी, गतिज ऊर्जा उत्पन्न होगी, जो यहां पर क्या थी, शून्य थी। जब ये जमीन से जस्ट टकराता है तो टकराने से पहले हम कहें, क्योंकि इसका यहां पर h का मान क्या है, 0, इसका अर्थ है स्थितिज ऊर्जा u का मान क्या हो गया, 0। लेकिन इस स्थान पर जो वेग का मान है v, वो क्या है, मैक्सिमम, अधिकतम है, इसलिए गति ऊर्जा का मान k का मान भी क्या होगा, अधिकतम होगा, यानी कि 1/2 mv² होगा। तो इस बिंदु पर, सबसे ऊपर वाले बिंदु पर गतिज ऊर्जा थी 0 और स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम था mgh। सबसे निचले वाले बिंदु पर h की वैल्यू 0 है तो स्थितिज ऊर्जा हो गई 0 और गतिज ऊर्जा का मान क्या है, अधिकतम। यहां से निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी गति के दौरान, ऊर्ध्वाधर गति के दौरान, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इन दोनों का जो योग है वो हमेशा नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। और केवल ये उच्चतम और निम्नतम बिंदु पर ही बात नहीं हो रही है, आप बीच के किसी बिंदु पर भी यदि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग निकालेंगे तो वह नियत ही आता है, कांस्टेंट ही आता है। और यह डेरिवेशन कि ऊर्ध्वाधर गति करते हुए किसी पिंड की कुल ऊर्जा, यानी कि जिसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो ये योग है ये हमारी कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। तो किसी भी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा हमेशा क्या होती है, नियत होती है, कांस्टेंट होती है, बदलती नहीं है। गति ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा कम हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गति ऊर्जा कम हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो योग होगा वो नियत होगा, कांस्टेंट होगा, बदलेगा नहीं ऊर्ध्वाधर गति में। और यह जो हमारा एक डेरिवेशन है ये आपको क्लास 11th में मिलेगा, क्लास 11th में। यहां इसका डेरिवेशन नहीं है, तो आपको बस ये समझना है कि यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग विभिन्न बिंदुओं पर, इन दोनों का योग नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, बदलेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से ऊर्जा का रूपांतरण आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक करते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि इस ब्रह्मांड की में जो कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वह हमेशा नियत है, कांस्टेंट है। न तो वो बढ़ रही है न वो घट रही है, न तो उसको उत्पन्न किया जा सकता न उसे लुप्त किया जा सकता। वह जितनी पहले है उतनी ही बाद में है। केवल अंतर क्या है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है। तो ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम बताया कि ब्रह्मांड में कुल ऊर्जा नियत है, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती रहती है। यह हमारा क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। काफी आसान है मुझे लगता है। तो फिर आप इसको एक बार नोट कीजिए, फिर हम अगला टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने स्थितिज ऊर्जा को समझा, अब हम अगला टॉपिक करते हैं जिसे हम कहते हैं कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क। दर का अर्थ क्या हुआ, हमने पहले भी आपको बताया, वेग परिवर्तन की दर, साथ ही हमने बताया विस्थापन की दर। तो समय के साथ कोई चीज जो परिवर्तित हो रही है उसे हम क्या कह देते हैं, एक प्रकार से दर से निरूपित करते हैं। तो जब यहां पर हम कहते हैं कार्य करने की दर, तो कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है लेकिन कितना समय ले रहा है, यह बात भी महत्वपूर्ण है। और
इसी पे डिपेंड होकर के हम विभिन्न मशीनों का निर्माण करते हैं जीवन में। अब दर को पहले हम व्यावहारिक जीवन में समझते हैं। हमने कहा कि आप मान लेते हैं कि मेरे को किसी एक स्थान से हमारे को 10 बॉक्स उठा करके एक कमरे से दूसरे कमरे में रखने थे। अब 10 बॉक्स रखने थे, हमने दो व्यक्तियों को कहा, एक व्यक्ति दुबला पतला था, एक व्यक्ति ताकतवर था, पहलवान जैसा। तो दोनों ने काम करना शुरू करा। उसके लिए भी 10 बॉक्स थे, इसके लिए भी 10 बॉक्स थे। हमने देखा पहले व्यक्ति ने, जो पहलवान जैसा था, उसने तो केवल 10 मिनट में सारे बॉक्स दूसरी जगह पर रख दिए, एक स्थान से उठा करके दूसरी जगह पर। और दूसरे व्यक्ति को उतना ही कार्य करने के लिए उन 10 बॉक्सों को उसी स्थान से, एक स्थान से उठा करके वहीं दूसरे स्थान तक ले जाने में उसको मान लेते 20 मिनट का समय हो गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? कार्य तो दोनों ने बराबर किया है, दोनों ने विस्थापन दोनों का बराबर है, पूरे 10 बॉक्स को यहां से उठा के दोनों ने बराबर रखा है, लेकिन किसने जल्दी काम किया? पहलवान ने जल्दी काम किया। हम क्या कहते हैं फिर ऐसी स्थिति में कि अरे बड़ा पावरफुल आदमी है, फटाफट काम को कर देता है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को जितनी तेजी से करता है, हम कहते हैं उसके कार्य करने की दर उतनी ज्यादा है, कम समय पे ज्यादा काम, यानी कि आपके कार्य करने की दर ज्यादा है। और इसी को हम एक शब्द से निरूपित करते हैं जिसे हम कहते हैं शक्ति, पावर। हम कहते हैं ना कि बड़ा पावरफुल व्यक्ति है, एक साथ 10 लोगों को उठा के फेंक देता है। अब कोई दुबला पतला होगा तो क्या फटाफट उठा के फेंक पाएगा? दुबला पतला तो हो सकता है एक को भी ना उठा पाए। तो पावर का अर्थ होता है कार्य करने की दर, और पावर को हिंदी हम कहते हैं शक्ति। तो क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? शक्ति। इसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं शक्ति। तो परिभाषा क्या हुई शक्ति की? परिभाषा है शक्ति की, कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं। एक लाइन की परिभाषा, पर समझना जरूरी है। अब हम व्यवहारिक जीवन में विभिन्न मशीनों की बात समझते हैं। आपने देखा होगा आपके घरों के बाहर एक मोटरसाइकिल भी होती है, थोड़ा सा बड़ी गाड़ी की बात करें तो एक कार भी होती है, एक टेम्पो ट्रेवलर टाइप का भी होता है, एक ट्रक भी होता है। अब मान लो कि 50 लोग हैं, 50 लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक छोड़ना है 10 किलोमीटर दूर। आपके पास स्कूटर होगा तो क्या करोगे? स्कूटर में ज्यादा से ज्यादा 2 व्यक्तियों को बैठाओगे और दूसरी जगह छोड़ दोगे। फिर अगला चक्कर मारोगे तो कितने मारने पड़ेंगे चक्कर? एक चक्कर में 2 को ले गए तो 50 लोगों को छोड़ने के लिए आपको 25 चक्कर मारने पड़ेंगे, तो समय ज्यादा लगेगा। यदि कार होती तो एक बार में ही आपकी कार में 5 आ जाते, तो आपको कितने चक्कर मारने पड़ते? आपको केवल 10 चक्कर मारने पड़ते, तो आप 50 लोगों को छोड़ देते, तो 10 चक्कर मारने में कम लगता। यदि आपके पास बस होती तो आप क्या करते? एक ही बार में पूरी बस में सबको बैठाते और एक ही बार में उस जगह पर ले जाकर के छोड़ देते। तो किसमें सबसे कम समय लगा? बस में। बस ने उन 50 लोगों को उसी स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ने में सबसे कम समय लिया, एक चक्कर में छोड़ दिया। कार ने उससे ज्यादा समय लिया, उसको लगाने पड़े 10 चक्कर, और व्यक्ति को तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ा, उसे तो 25 चक्कर लगाने पड़ गए। तो किसके अंदर पावर ज्यादा है? नेचुरली बस के अंदर पावर ज्यादा है। वो उतना ही काम कर रही है लेकिन कम समय पे काम कर रही है। तो यह क्या है? उसकी पावर है। और पावर कहां से आती है? पर ऐसा नहीं है कि बस की बात करें और हम उसकी मोटरसाइकिल की बात करें और कार की बात करें, तीनों पेट्रोल समान लेती है। आप देखते हो बस की जो पावर होती है वो ज्यादा तो होती है, लेकिन उसको अधिक ईंधन खर्च करती है उस कार्य को करने में, इसलिए उसकी पावर ज्यादा होती है। उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है वो अधिक शक्तिशाली है। किसकी तुलना में? कार की तुलना में, मोटरसाइकिल या स्कूटर की तुलना में। तो हम कहेंगे कि उसकी पावर क्या होती है? ज्यादा। आप कभी गाड़ियों के ऐड देखते होंगे टीवी में, और काफी फेमस ऐड आता है कि बीच में लिखते हैं वो कि ये 3 सेकंड में इसकी रफ्तार 100 किलोमीटर पहुंच जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? कि उस गाड़ी की पावर उतनी अधिक है, इतनी अधिक है कि कम समय ले रही है, समय बहुत कम ले रही है, 3 सेकंड का या 2 सेकंड का या 4 सेकंड का, और अपनी स्पीड उसकी एकदम 0 से कितने में पहुंच गई? 100 में पहुंच गई। क्या दूसरी गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहीं चल सकती? बिल्कुल चल सकती है, लेकिन उनको 0 से लेकर के उस स्पीड को प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा। जबकि जो पावरफुल गाड़ियां होती है, पावरफुल का अर्थ जिनका इंजन हैवी होता है, जिनकी इंजन की क्षमता ज्यादा होती है, वह कम समय पर ही क्या होती है? उच्च स्पीड को प्राप्त कर लेगी या ज्यादा काम कर पाती है। तो मुझे लगता है आपको पावर की बात समझ में आ गई होगी।
और इसी पावर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो उस परिभाषा मैंने दी, कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। तो अब सूत्र क्या होगा, शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। तो अब शक्ति को हम पावर यानी कि P से रिप्रेजेंट करते हैं, किया गया कार्य यानी कि W, और समय को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लेते हैं T से। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय का ये सूत्र हो गया। अब आप जाते हैं कार्य को मात्रक क्या होता है, कार्य को हम नापते हैं जूल में, समय को नापते हैं सेकंड में, और तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल बटे सेकंड। और इसी को एक और शब्द से हम निरूपित करते हैं, वो होता है हमारा वाट। और ये वाट कहां से आता है, आपको ध्यान हो जेम्स वाट का, जिन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था, उन्हीं को सम्मान देने के लिए शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या लिया जाता है, वाट लिया जाता है। अब वाट को आप चाहें तो फिर से परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि वाट की जगह मैं लिख लूं 1 वाट, जूल की जगह लिख दूं 1 जूल, और समय की जगह लिख दूं 1 सेकेंड, तो अब हम 1 वाट को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई मशीन या कोई वस्तु 1 जूल कार्य प्रति सेकंड करती है, तो उस मशीन की या उस वस्तु की जो शक्ति होगी वह 1 वाट के बराबर होगी। या 1 वाट वह शक्ति है जिससे कोई वस्तु या कोई मशीन 1 जूल का कार्य प्रति सेकंड करती है, तो वह क्या कहलाएगा, 1 वाट कहलाएगा। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ रही होगी। अब व्यावहारिक जीवन की बात करी जाए तो वाट क्या है, एक छोटा मात्रक माना जाता है। तो वाट के कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं जिन्हें हम कहते हैं किलोवाट। किलोवाट, और किलो वाट का तो मतलब वाट ही हो गया, किलो का मतलब आप जानते हैं 10 की घात 3 वाट, 10 की घात 3 वाट मतलब 1000 वाट। तो 1 किलोवाट में जिसे 1 kW कहा जाता है, तो kW मतलब किलो वाट को WATT इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 वाट किलो वाट बराबर क्या हो गया, 1000 वाट। ये इसके क्या हो गए, बड़े मात्रक हो गए। और कभी कभी एक जो हॉर्स पावर होती है, जिसे हम कहते हैं अश्व शक्ति, कि एक घोड़े के अंदर क्या पावर होती है, तो घोड़े की पावर को भी बहुत सी जगह पर क्या लिया जाता है, एक मात्रक के रूप में लिया जाता है। और एक हॉर्स पावर होती है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। यह भी अपने आप में क्या है, एक मात्रक है। ये वाट के बड़े मात्रक हैं। इसके अलावा हम बहुतायत प्रयोग करते हैं एक शब्द को, किलोवाट घंटा। अब ऊर्जा का ये मात्रक है, अगला मात्रक है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। यह तो हमारे तीनों किसके मात्रक थे, शक्ति के मात्रक थे, कार्य की समय दर के मात्रक थे, कार्य की दर के मात्रक थे। अब दोबारा से हम ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक की बात करना चाह रहे हैं। ऊर्जा का मात्रक हमने आपको बताया था, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। अब इस सूत्र से यदि ऊर्जा का मात्रक निकालें तो हम कहते हैं चूंकि P बराबर है W/T, तो यहां से W बराबर क्या हो जाएगा, P × T। P का मात्रक क्या है, वाट, T का मात्रक क्या है, सेकेंड, और W बराबर हमारा किस में है, जूल में। तो जो कार्य का मात्रक है वो बराबर है शक्ति के मात्रक के गुणा समय के मात्रक के। ये बात मेन बात है यहां पर। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक लिया जाता है उसको कहते हैं किलोवाट घंटा। तो हमने कहा कार्य का मात्रक क्या हो गया, कार्य का मात्रक क्या है, किलोवाट घंटा। अब ये कार्य का मात्रक है जिसे हम व्यावसायिक मात्रक कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ, इसे समझते हैं। हमने कहा 1 किलोवाट, KW यानी कि KW मतलब किलोवाट, और साथ में हम क्या लिख लें, 1 किलोवाट घंटा बराबर। तो देखो इसमें वाट भी आ गया और सेकंड भी आ गया, तो इन दोनों का गुणनफल क्या है, एक कार्य का मात्रक है जो जूल के पदों में है। तो ये कितने जूल के बराबर होगा, अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए 1 किलोवाट बराबर हमारा होगा, क्योंकि जूल बराबर होता है वाट गुणा सेकंड, तो हमें इस मात्रक को वाट गुणा सेकंड में व्यक्त करना पड़ेगा। करते हैं। 1 किलोवाट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 1000 वाट। तो 1 किलोवाट की जगह क्या लिख लिया, 1000 वाट गुणा 1 घंटा, यह है 1 घंटा,
तो घंटे को सेकंड में हमें बदलना है, तो क्या लिखेंगे 1000 वाट गुणा, ये हमारा हो गया 60, एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, तो लिख लेंगे 60 सेकंड। तो क्या आ गया ये 1000 गुणा, ये हो गया 60 गुणा 60, अब ये वाट हो गया ये सेकंड, तो क्या आ गया वाट और सेकंड, और वाट और सेकंड आपस में गुणा होती है तो क्या बनता है जूल। तो हमने इसको यदि लिखें तो क्या आ जाएगा, ये गया 1000 गुणा, ये हो जाएगा 6 × 3600, और वाट सेकंड की जगह क्या लिख लिया हमने जूल। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3600 गुणा 1000 को लिख लिया 10⁻³ जूल। और संख्या के रूप में लिखें तो 1 2 3 3, और हम दशमलव को इधर की ओर लाएं 3.600, तो दशमलव कितने अंक इधर लगे 1 2 3, तो साथ में क्या लिख लेंगे 10⁻3, और ये वाला 10⁻3 और था क्या गया जूल। ध्यान रखिएगा इस चीज को हमने ऐसे प्रदर्शित किया है, ये 10⁻3 का अर्थ है 1000, 1000 की 3.600 में गुणा करेंगे तो 3600 ही आएगा, तो इसको हमने ऐसे लिखा है। तो इसको क्या लिख लेंगे 3.6 लिख लीजिए, 10⁻3 और 10⁻3 तो कितना हो जाएगा 10⁻6 जूल। तो 1 किलोवाट घंटा kW आवर किसके बराबर होता है 3.6 गुणा 10⁻6 जूल है। आपको ध्यान रखना है ये किलोवाट घंटा कार्य का मात्रक है, ये शक्ति का मात्रक नहीं है, पहली बात। और इसको व्यवसायिक क्यों कहते हैं, व्यवसायिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आप देखिए घरों में जो बिजली खर्च होती है उस बिजली खर्च में आपने शब्द इस्तेमाल करते होंगे यूनिट, कि आपने कभी बिजली के बिल में देखना तो वहां लिखा रहता है आपने 100 यूनिट खर्च करी, 50 यूनिट खर्च करी, 200 यूनिट खर्च करी। उस यूनिट का अर्थ क्या हुआ, उस यूनिट का अर्थ ही ये होता है कि 3.6 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा खर्च हो गई। अब इसको परिभाषित करें, ये तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। 1 किलोवाट घंटा का अर्थ क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, समझें कैसे इसे। इसका अर्थ है कि 1 किलोवाट का अर्थ कितना हुआ 1000 वाट, और 1 घंटे का अर्थ क्या हो गया 1 घंटा। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई संयंत्र है, कोई हमारे घरों में बिजली है, यदि उसकी पावर कंजम्पशन का अर्थ कि वह 1 सेकंड में 1000 वाट खर्च कर दे। जैसे आप घरों में बल्ब लेके आते हैं ना, तो बल्ब में पुराने समय पे जो बल्ब चलते थे वो 60 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है, ये लेते थे। अब आप क्या लाते हैं, आप एलईडी लेके आते हैं, तो एलईडी बल्ब भी लिखा रहता है कि ये 20 वाट का है या 25 वाट का है। तो यदि आप मान लो 20 वाट के आप बल्ब लाए तो 100 वाट में कितने हो जाएंगे 5 बल्ब आपके जल जाएंगे, तो 1000 वाट में कितने जल जाएंगे 50 बल्ब जल जाएंगे। तो आपने एक साथ 50 एलईडी बल्ब जला दिए, तो 1 सेकंड में वो कितनी ऊर्जा खर्च करेंगे, क्योंकि 50 बल्ब हैं और एक बल्ब की क्षमता 20 है, तो 1000 वाट बिजली खर्च कर रहे हैं 1 सेकंड में। अब इतनी बिजली खर्च करते करते यदि 1 घंटे तक मैं उनको जला करके रखूं, कितने बल्बों को 50 बल्बों को, एलईडी बल्ब को, जिसमें से एक बल्ब की क्षमता कितनी है 20 वाट की है, और ऐसे 50 बल्बों को यदि 1 घंटे तक लगातार जला के रखूं तो 1000 वाट उनकी शक्ति होगी 1 सेकंड की। 1 घंटा तक यदि जलेंगे तो अब हम कहेंगे जो ऊर्जा खर्च होगी वो 1 किलोवाट घंटे के बराबर होगी। और यही हमारा क्या होता है 1 यूनिट बिजली हमारी क्या होती है खर्च होती है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं है, काफी आसान चीजें हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में समझा आज कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, फिर ऊर्जा के रूपांतरणों को समझा, साथ ही हमने समझा कि ये जो हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, साथ ही कार्य की दर क्या होती है जिसको हमने शक्ति कहा, और अंत में हमने समझा ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक को। ये जो ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। काफी बार पूछा जाता है 1 किलोवाट घंटे से क्या समझते हो, तो आपको 1 किलोवाट घंटे को कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है। ये 3.6 गुणा 10⁻6 जूल ऊर्जा के बराबर होता है, ये प्रूफ करना पड़ता है। तो मुझे लगता है काफी आसान टॉपिक थे आज के, कुछ भी कठिन नहीं थे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कहीं पर कुछ डाउट रह जाते हैं आपके तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आंसर पाइए, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।